बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एक्सट्रेनियस रूट या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये कब अपीयर होते हैं, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14 के कुछ प्रॉब्लम्स जिनमें एक्सट्रेनियस रूट्स अपीयर हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम एक्सट्रेनियस रूट या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन की बात करें, हम रिकॉल करेंगे कि रूट या सॉल्यूशन किसे कहते हैं। रूट या सॉल्यूशन वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होती है जो आप इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए। इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि उस वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्सट्रेनियस रूट या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन क्या होता है। A root or solution of an intermediate equation which is not a root of given equation। अब सवाल यह है कि इंटरमीडिएट इक्वेशन क्या है। Whereas an intermediate equation is an equation obtained in the process of solving a given equation। स्टूडेंट्स, एक्सट्रेनियस का लफ्जी मतलब होता है गैर मुताल्लिक। यानी एक्सट्रेनियस रूट या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन गैर मुताल्लिक रूट या गैर मुताल्लिक सॉल्यूशन होता है। समझने के लिए जरा डेफिनेशन देखिए। अ रूट और सॉल्यूशन ऑफ एन इंटरमीडिएट इक्वेशन which is not a root of given equation, whereas an intermediate equation is an equation obtained in the process of solving a given equation। आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं, फर्ज करें आपको एक इक्वेशन गिवन है जिसे आपने सॉल्व करना है। आपने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसे सिंप्लीफाई करना शुरू किया और आखिर पर जाकर आपको उस इक्वेशन के एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस मिल गए। अब उन सॉल्यूशंस को जब आपने ओरिजिनल इक्वेशन जो आपको गिवन इक्वेशन थी उसमें चेक किया तो आपको पता चला कि उनमें से बाज़ सॉल्यूशंस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आ रही। ये जो सॉल्यूशंस होंगे ये गिवन इक्वेशन के लिए एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस कहलाएंगे। लेकिन दरमियान में एक इंटरमीडिएट इक्वेशन ऐसी होगी, लाजमी ऐसी होगी, जिसको वो तमाम सॉल्यूशंस सेटिस्फाई कर रहे होंगे। वो इंटरमीडिएट इक्वेशन उसको तमाम रूट्स या सॉल्यूशंस सेटिस्फाई कर रहे होंगे, लेकिन गिवन इक्वेशन को हो सकता है कि उनमें से कोई एक या ज्यादा सेटिस्फाई ना कर रहे हों। जो रूट्स सेटिस्फाई नहीं करेंगे उन्हें हम एक्सट्रेनियस रूट्स या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस कहेंगे। वो गिवन इक्वेशन के लिए गैर मुताल्लिक रूट्स या सॉल्यूशंस होंगे। आपको एक सादा सी एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें हमारे पास गिवन है इक्वेशन x इक्वल टू 2। आप सोचेंगे ये तो पहले ही x की सिंपल एक वैल्यू है, इसको फर्दर क्या सॉल्व करना। मैं आपको जस्ट एक प्रोसेस करके दोबारा x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना चाहता हूं। x इक्वल टू 2 एक इक्वेशन है। आप दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लें तो हमें इक्वेशन मिलेगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अगर मैं आपसे दोबारा कहूं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आप क्या करेंगे? शाबाश, यहां पर है स्क्वायर। आप क्या करेंगे जी? हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड पर आ जाएगा x और राइट साइड पर जी शाबाश 4 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट +2 या -2 यानी +-2।
स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप गौर करें तो x इक्वल टू 2 ये जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आप x की वैल्यू 2 यहां पर पुट करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल, लेकिन x की वैल्यू -2 आप यहां पर पुट करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आएगी। ये बुनियादी तौर पर इसी इक्वेशन से हमने प्रोसेस करके दो वैल्यूज निकाली हैं, लेकिन एक वैल्यू इसे सेटिस्फाई नहीं कर रही। यहां पर हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -2 इज एक्सट्रेनियस फॉर गिवन इक्वेशन। अब यहां पर +2 हो या -2 हो, अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें तो इस इक्वेशन को +2 और -2 दोनों सेटिस्फाई करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ये है इनफैक्ट इंटरमीडिएट इक्वेशन, और ये समझ लें कि हमारी थी गिवन इक्वेशन। अब जरा तफसील से बात करते हैं कि एक्सट्रेनियस रूट्स या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस क्यों अपीयर होते हैं या कब अपीयर होते हैं। Why do extraneous roots appear? Extraneous roots appear because for solving an equation we cannot always pass to an equivalent equation when we simplify a given equation. स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हमें एक इक्वेशन गिवन हो और उसे सॉल्व करने के लिए कहा जाए, हम उसे सॉल्व करने के लिए जो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस करते हैं उस दौरान में हमें एक इक्वेशन ऐसी हासिल होती है जिसे हम इक्विवेलेंट इक्वेशन नहीं कहते, पिछली इक्वेशन के वो इक्विवेलेंट नहीं होती। इस वजह से उस इक्वेशन के अंदर एक्सट्रेनियस रूट्स या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस पैदा हो सकते हैं। अब यहां पर जैसे आपने देखा x इक्वल टू 2 एक इक्वेशन थी, हमने इसी को फर्दर प्रोसेस किया और यहां पर पहुंचे, और देन हमें x की दो वैल्यूज मिली। हमने देखा कि -2 गिवन इक्वेशन को, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -2 उसके लिए एक्सट्रेनियस है, लेकिन ये जो इक्वेशन है दरमियान में इंटरमीडिएट इक्वेशन, इसको दोनों रूट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये किस तरह से उसके इक्विवेलेंट नहीं है? x इक्वल टू 2 से हमें मिलता है x² इज इक्वल टू 4, लेकिन अगर x इज इक्वल टू -2 होता यहां पर, तब भी हमें यही इक्वेशन मिलनी थी। यानी ये इक्वेशन बुनियादी तौर पर दो इक्वेशंस के इक्विवेलेंट है, एक है x इक्वल टू 2 और एक है x इक्वल टू -2। हम अभी x इक्वल टू 2 से सिर्फ आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक्सट्रेनियस का मसला पैदा हुआ। अब हम बात करते हैं उन केसेस की जिनमें एक्सट्रेनियस रूट्स अपीयर हो सकते हैं। Extraneous roots may appear in following cases. मैंने अल्फाज यूज किए हैं may appear, यानी ये मुमकिन है कि अपीयर हो, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये लाजमी अपीयर होंगे। may appear in following cases. केस 1 कंसिडर करेंगे। Raising an equation to an even power, यानी आप किसी इक्वेशन की
इवन पावर ले लें, दोनों साइड्स पर इवन पावर अप्लाई कर दें। इवन पावर से मुराद स्क्वायर, पावर 4, पावर 6 एंड सो ऑन, यह है इवन पावर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास गिवन है कि इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें कहा जाता है इस इक्वेशन को सॉल्व करें, यानी x की वैल्यूज फाइंड आउट करें। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इस स्क्वायर रूट से जान छुड़ानी होगी, और स्क्वायर रूट से जान छुड़ाने का सिंपलेस्ट वे आपको बताता हूं कि आप जिस टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट है उसे अकेला इक्वेशन के एक तरफ लिख दें और बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएं। यानी आप इसे इस तरह से लिख दें, स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स दूसरी तरफ प्लस एक्स माइनस 2। अब आप अगर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज अगर इक्वल के एक तरफ ये टर्म हो और इसके साथ कोई भी एक और टर्म मौजूद हो तो स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा। जो 2ab टर्म आएगी बुनियादी तौर पर, उसके अंदर दोबारा स्क्वायर रूट हमें नजर आ जाएगा। इसलिए स्क्वायर रूट को कैंसिल करने का बेस्ट वे ये है कि आप स्क्वायर रूट वाली टर्म को अकेला एक तरफ छोड़ दें, बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएं। अब आप स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड पर हमें हासिल होगा x, राइट साइड पर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें, एक तरफ 0 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमें मिल गई एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व करेंगे तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी x की, एक होगी 1 और एक होगी 4। स्टूडेंट्स, अब अगर आप इन दोनों को बारी बारी चेक करें गिवन इक्वेशन में तो आपको पता चलेगा कि 1 जो है ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है, एक्सट्रेनियस रूट है, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जरा गौर करें, 1 जब आप यहां पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, ये हो गया 0 और बाकी रह गया 2। अब 2 इज इक्वल टू 0 नहीं होता, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। लेकिन अगर आप 4 पुट करें इस इक्वेशन में, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इट विल बी 2, 2 माइनस 4 विल बी माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 विल बी 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है 4 की सूरत में। सो हेयर x इक्वल टू 1 इज एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों सॉल्यूशंस बुनियादी तौर पर किस इंटरमीडिएट इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं? जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होता है किसी इंटरमीडिएट इक्वेशन का, लेकिन गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने स्क्वायर अप्लाई किया, इवन पावर अप्लाई की यहां पर। इसके बाद हमें ये जो इक्वेशन हासिल हुई, ये इक्वेशन, दिस इज बेसिकली इंटरमीडिएट इक्वेशन। अगर आप 1 को यहां पर पुट करें या 4 को पुट करें, दोनों इसे सेटिस्फाई करेंगे। 1 गिवन इक्वेशन के लिए एक्सट्रेनियस है, लेकिन अगर आप यहां पर पुट करेंगे, देखें जरा, यहां पर 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, 5 माइनस 4, क्योंकि यहां 1 होगा, 5 माइनस 4 विल बी 1, 1 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन इस एक्सट्रेनियस रूट के लिए सेटिस्फाई हो रही है। ये थी हमारी गिवन इक्वेशन जिसके लिए x इक्वल टू 1 एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है। अब हम देखते हैं दूसरा केस, केस 2। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग और डिवाइडिंग an equation by an expression containing a variable। यानी अगर आप
किसी इक्वेशन को एक ऐसे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें जिसमें वेरिएबल मौजूद हो तो यह मुमकिन है कि उस इक्वेशन में एक्सट्रेनियस रूट्स पैदा हो जाएं। एग्जांपल देखते हैं। टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया। क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? पहला स्टेप क्या होगा आपका? जी, आपके ज़हन में आ रहा है कि आप यहां पर कॉमन ले सकते हैं या आपके ज़हन में आ रहा है कि आप एलसीएम ले लेंगे। स्टूडेंट्स, एलसीएम लेने के बाद आप क्या करेंगे? जो एलसीएम होगा उसे आप राइट साइड पर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एलसीएम से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें तो डिनोमिनेटर से जान छूट जाएगी। अब जो ये एलसीएम है उसके अंदर है वेरिएबल x। जब आप एलसीएम से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केस पैदा होगा। अब जरा करके देखते हैं। जब आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैंसिल होगा और एक्स माइनस 1 2 के साथ अटैच हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 के साथ अटैच हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी हमने वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। राइट साइड पर तो 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन 0। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये फिर आ गई हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व करें तो आपको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा x इक्वल टू 1 और दूसरा 2। स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों को चेक करेंगे। पहले आप ले आए 1। स्टूडेंट्स, ये है हमारी गिवन इक्वेशन जो मैंने ब्लैक कलर में लिखी। 1 को अगर आप यहां पर पुट करें तो 1 माइनस 1 0। डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। यहां पर भी 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवीजन बाय 0। यानी ये इक्वेशन, इसकी ये जो टर्म्स हैं ये अनडिफाइंड हो रही हैं 1 पर। यानी 1 जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1 इस गिवन इक्वेशन के लिए एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप 2 पुट करें तो यहां पर देखें 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 विल बी 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 1। यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर 2 माइनस 1 विल बी 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 1, 1 माइनस 1 विल बी 0। यानी लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 0। x इक्वल टू 2 पर गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। x इक्वल टू 1 पर गिवन इक्वेशन अनडिफाइंड हो रही है। x इक्वल टू 1 इसके लिए एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम देखें तो यह है इंटरमीडिएट इक्वेशन। यहां पर हमने क्या किया कि हमने वेरिएबल वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया तो हमें यह इंटरमीडिएट इक्वेशन हासिल हुई। x की वैल्यू 2 हो या 1 हो, अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगी। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि ये है हमारी इंटरमीडिएट इक्वेशन और दिस वाज गिवन। अब यहां कंक्लूड करते हैं, हियर x इक्वल टू 1 इज एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, हमने एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन या एक्सट्रेनियस रूट को समझ लिया। आपने दो बातें याद रखनी हैं। पहली बात, ये दोनों केसेस कि एक्सट्रेनियस रूट्स या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन कब पैदा हो सकते हैं। केस 1 क्या है? अगर आप किसी इक्वेशन पर इवन पावर अप्लाई करें बोथ साइड्स पर तो यह मुमकिन है कि उसके अंदर एक्सट्रेनियस रूट्स या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस पैदा हो जाएं। दूसरा केस, अगर आप इक्वेशन को किसी वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो ये मुमकिन है कि उसमें एक्सट्रेनियस रूट्स या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस पैदा हो जाएं। यानी ये दो केसेस याद रखने हैं।
इसके बाद जो चेकिंग प्रोसेस है उसके लिए भी दो बातें याद रखें। या तो ये होगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक करने पर इक्वल नहीं आएगी, या दूसरी सूरत यह है कि जो गिवन इक्वेशन है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। दोनों सूरतों में जो सॉल्यूशन होगा वो गिवन इक्वेशन के लिए एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन कंसीडर होगा। आइए अब एक्सरसाइज 14 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 9। हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा बेसिक ट्रिक ये है कि हम उस इक्वेशन को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दें, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ले आए। यहां पर हमें नजर आ रहे हैं दो फंक्शंस, एक टेंजेंट और दूसरा सीकेंट। या तो सीकेंट को टेंजेंट में ले जाएं या टेंजेंट को सीकेंट में ले जाएं। अब टेंजेंट और सीकेंट का ताल्लुक किस आइडेंटिटी की मदद से जुड़ता है? जी, एक बेसिक पाइथागोरियन आइडेंटिटी है, सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी के अंदर दोनों फंक्शंस के ऊपर स्क्वायर है, जबकि यहां पर स्क्वायर नहीं है। अगर हम वहां से सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स से सीकेंट एक्स की वैल्यू निकालें तो वो बनती है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, यानी यहां पर स्क्वायर रूट के साथ टेंजेंट आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट के साथ जब टेंजेंट आएगा तो यह ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। बेहतर यह है कि हम यहां पर स्क्वायर्स बना लें, यानी सीकेंट स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर में इसे ले जाएं। उसका एक और फायदा भी हो सकता है, ये जो स्क्वायर रूट नजर आ रहा है ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब इस स्क्वायर रूट को अगर हम कैंसिल करने का सोचें तो मैंने आपको एग्जांपल में तरीकेकार बताया कि स्क्वायर रूट वाली टर्म को अकेला इक्वेशन के एक तरफ रहने दें और बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएं। फिर आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट फौरन खत्म हो जाएगा। जरा देखिए, सीकेंट एक्स और 1 को दूसरी तरफ ले जाएं। अब स्क्वायर अप्लाई कर दें। जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहां पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स प्लस 1 ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ ले आए या टेंजेंट स्क्वायर को रिप्लेस कर लें सीकेंट स्क्वायर एक्स के साथ। अब टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्यों हम रिप्लेस करने जा रहे हैं? क्योंकि हमें दो जगह पर सीकेंट नजर आ रहा है। इसको हम सीकेंट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। टेंजेंट स्क्वायर एक्स कैसे कन्वर्ट होगा सीकेंट स्क्वायर में? जी, बेसिक आइडेंटिटी, सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। वहां से टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो हम यहां यूज करते हैं 3 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट इज 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3, इन तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ ले आए, माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 0। ये लाइक टर्म्स, ये बन गया 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स, उसके बाद माइनस 2 सीकेंट एक्स और उसके बाद माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या करें? जी, यहां पर हमें नजर आ रहा है कि 2 कॉमन लिया जा सकता है। 2 कॉमन लेने के बाद हमें जो इक्वेशन हासिल होगी वो ये होगी, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें मिडिल टर्म ब्रेक करना है, कोशिश करनी है इनफैक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट। ये सीकेंट में ये इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक, इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है, ये हमारा रफ एरिया, दोनों का प्रोडक्ट बनता है माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स। हमें दो टर्म्स चाहिए जिनका सम या डिफरेंस माइनस सीकेंट एक्स हो और प्रोडक्ट
-2 सीकेंड स्क्वायर एक्स हो, शाबाश, क्या होंगी जी? -2 चाहिए प्रोडक्ट से इनफैक्ट, और सम या डिफरेंस करने से -1 चाहिए जी। दो नंबर्स, एक होगा -2 और दूसरा +1। -2 + 1 विल बी -1, और -2 और +1 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -2। सो हम यहां लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स -2 सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड एक्स -2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेक समझ ना आए तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पर ए, बी और सी की वैल्यूज क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहां पर ए होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट यानी 1। बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, यहां पर बी होगा सीकेंड एक्स का कोएफिशिएंट यानी -1, और सी -2, यानी ये इक्वेशन सीकेंड एक्स में क्वाड्रेटिक है। अब हम तो मिडिल टर्म ब्रेक कर चुके, हम इसे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर कॉमन क्या आ रहा है? शाबाश, कॉमन सीकेंड एक्स। सो सीकेंड एक्स लेते हैं कॉमन, -2। अब यहां पर 1 कॉमन, सीकेंड एक्स -2 इज इक्वल टू 0। यहां से स्टूडेंट्स बन रहे हैं दो केसेस। एक आ रहा है सीकेंड एक्स +1 इक्वल टू 0 और सीकेंड एक्स -2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। सीकेंड एक्स +1 इज इक्वल टू 0, इसे कंटिन्यू करते हैं। कंसीडर इक्वेशन 1। सीकेंड एक्स +1 इज इक्वल टू 0, यहां से आ गया सीकेंड एक्स इज इक्वल टू -1। अब सीकेंड के हवाले से हमें सोचना मुश्किल होता है कि किस एंगल का सीकेंड -1 होगा। सीकेंड बुनियादी तौर पर किसका रेसिप्रोकल है? जी, ये रेसिप्रोकल है कोसाइन का। हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी इसे लिखेंगे कोसाइन एक्स, और -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा। अब जरा बताएं कि किस एंगल का कोसाइन -1 होता है? शाबाश जी, आपको याद होना चाहिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हमेशा याद रखें कोसाइन की वैल्यू होती है 1, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर कोसाइन की वैल्यू -1 होती है अगर एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में हो, यानी उसकी इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो और टर्मिनल साइड उसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हो, तो कोसाइन -1 होगा। अब ये एंगल क्या बनता है? इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टर्मिनल साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंगल बनता है जी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलें तो एंगल बनता है पाए, यानी यहां पर एंगल आ रहा है पाए। हम यहां पर अभी जनरल सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, जनरल वैल्यू ऑफ एक्स की तरफ नहीं जाएंगे। उसकी वजह स्टूडेंट्स, यहां पर हमने स्क्वायर अप्लाई किया, दोनों साइड्स पर स्क्वायर अप्लाई किया। जब हमने स्क्वायर अप्लाई किया तो बुनियादी तौर पर हम केस 1 में चले गए एक्सट्रेनियस रूट्स या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस के, यानी ये मुमकिन है कि इस इक्वेशन के अंदर अब एक्सट्रेनियस रूट या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन पैदा हो चुका हो। हम इस पाए को चेक करेंगे गिवन इक्वेशन के अंदर, अगर तो ये पास हो गया, ये सॉल्यूशन हुआ, तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन बना लेंगे, और अगर ये सॉल्यूशन ही ना हुआ तो फिर इसका जनरल सॉल्यूशन बनाने का तुक ही कोई नहीं बनता। फिलहाल हम इसको यहां पर रोक देते हैं और अब कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2 को। कंसीडर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है सीकेंड एक्स -2 इज इक्वल टू 0। यहां से सीकेंड एक्स इज इक्वल टू 2, सीकेंड का रेसिप्रोकल कोसाइन और 2 का रेसिप्रोकल 1/2। अब किस एंगल का कोसाइन 1/2 होता है? शाबाश, किस एंगल का कोसाइन 1/2 होता है? द आंसर इज 60 डिग्रीज, यानी π/3। अब π/3 नॉन क्वाड्रेंटल एंगल है।
क्वाड्रेंटल एंगल की सूरत में जैसे कि पाए था, हमें रेफरेंस एंगल की जरूरत नहीं होती, लेकिन नॉन क्वाड्रेंटल एंगल की सूरत में ऐसा एंगल जो क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए, उसकी सूरत में हमें रेफरेंस एंगल की जरूरत होती है। रेफरेंस एंगल हम यहां पर लिखेंगे π/3। और रेफरेंस एंगल के लिए हमेशा याद रखें, हम ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर वैल्यू है, इसको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। यानी अगर यहां पर माइनस भी होता तब भी हमने माइनस को नहीं देखना था, हमने सिर्फ देखना था कि किस एंगल का कोसाइन 1/2 होता है, हमने माइनस को इग्नोर करना था। रेफरेंस एंगल आ गया π/3। अब कोसाइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? जी शाबाश, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का ट्रिक, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ऑल पॉजिटिव, और जी फोर्थ क्वाड्रेंट। हम यहां लिखेंगे सिंस cosine x is positive in Q1 and Q4 with reference angle π/3, so हम इस रेफरेंस एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। पहले हम लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट इन Q1। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रेफरेंस एंगल का हमारे एंगल x के साथ क्या ताल्लुक होता है? शाबाश, जी बिल्कुल, दोनों इक्वल होते हैं। सो हम यहां पर लिखेंगे x इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, यानी x की वैल्यू आ जाएगी π/3। इसकी भी हम जनरल वैल्यू अभी फाइंड आउट नहीं करेंगे। दूसरा क्वाड्रेंट इन Q4। स्टूडेंट्स, Q4 में x कैसे फाइंड आउट किया जाता है या एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है? रेफरेंस एंगल की मदद से। शाबाश, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जी ये बार बार बात हो चुकी, 2π माइनस रेफरेंस एंगल। अब 2π माइनस रेफरेंस एंगल, 2π माइनस रेफरेंस एंगल की वैल्यू π/3, तो ये आ गया हमारे पास 3 2 6, 6π माइनस π, 6π माइनस π विल बी 5π/3, यानी एक x की वैल्यू आ गई π/3, एक x की वैल्यू आ गई 5π/3 और एक पहले आ चुकी है, दैट इज π। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कोई एक्सट्रेनियस रूट या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन तो नहीं है। चेकिंग फॉर एक्सट्रेनियस रूट्स। स्टूडेंट्स, हम गिवन इक्वेशन को किस तरह से चेक करेंगे एक्सट्रेनियस रूट्स के लिए, जरा ध्यान से समझ लें। यह है हमारी गिवन इक्वेशन और हमारे पास आ चुके हैं 3 रूट्स, एक है π/3 और 5π/3। फर्ज करें हम पहले पाई को चेक करते हैं। स्टूडेंट्स, जो गिवन इक्वेशन होगी उसकी लेफ्ट साइड में अलहदा आपने पुट करनी है पाई की वैल्यू, और राइट साइड में अलहदा से। आपने दोनों को अलहदा अलहदा सॉल्व करके देखना है कि क्या दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। अब यहां पर राइट साइड पर है 0, हमें राइट साइड की जरूरत ही नहीं उसमें पुट करने की, हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में x की जगह पर पाई पुट करेंगे और देखेंगे क्या लेफ्ट साइड 0 के इक्वल आती है। आइए देखते हैं। पुट x इक्वल टू पाई in left hand side of given equation। अब गिवन इक्वेशन थी हमारे पास √3, टेंजेंट x की जगह पर स्टूडेंट्स हम पुट कर देंगे पाई, माइनस सीकेंट x की जगह पर फिर पाई -1। स्टूडेंट, ये है हमारी लेफ्ट साइड, हमने x की जगह पर पाई पुट कर दिया। अब यहां पर आपको मसला होगा चेकिंग के दौरान कि क्या इन एंगल वैल्यूज के लिए सीकेंट या टेंजेंट की वैल्यूज आपको आती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस मसले का हल आपको बड़ा आसान बताता हूं। आप यहां यूज करें कैलकुलेटर, यानी चेकिंग प्रोसेस में कैलकुलेटर यूज कर लें। किस तरह यूज करेंगे आपको बताता हूं।
स्टूडेंट ये आपका कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर को डिग्री मोड में ले जाएं। आप सोचेंगे यहां पर एंगल रेडियन मोड में है, डिग्री मोड में क्यों? डिग्री मोड में आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाता है। आप सोच लेंगे पाए जो है ये डिग्रीज में कितने डिग्रीज है? जी इट इज 180 डिग्रीज। यानी हम जो इसमें इक्वेशन फीड करेंगे वो ये होगी, मैं आपको ये रफ वर्क के तौर पर बता रहा हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट 180 माइनस, अब सीकेंड क्या है बनाए तौर पर? सीकेंड आपको कैलकुलेटर में तो मिलेगा नहीं, सीकेंड है कोसाइन का रेसिप्रोकल। आप इसे लिखेंगे 1 ओवर कोसाइन 180 डिग्रीज माइनस 1। अब इस कैलकुलेटर में ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन फीड किया जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसके बाद टेंजेंट 180 डिग्रीज माइनस फ्रैक्शन न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर में कोसाइन 180 और फिर माइनस 1। जैसा आपको यहां पर नजर आ रहा है वैसा ही स्क्रीन में मुझे दिखाई दे रहा है। आप इक्वल प्रेस करेंगे, आपको फाइनल आंसर मिलेगा और मुझे फाइनल आंसर मिल रहा है 0। यानी इस सारे एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो है 0। राइट साइड भी 0 है। इसका मतलब है कि x इक्वल टू पाए एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन नहीं है, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर आ गया 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसे मिटाकर x की बाकी वैल्यूज के लिए कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास x की दूसरी वैल्यू है पाई बाय 3। पुट x इक्वल टू पाई बाय 3 in left hand side of given equation. Square root of 3 tangent pi by 3 minus secant pi by 3 minus 1. अगेन आप वही काम करेंगे, पाई बाय 3 को डिग्रीज में सोचेंगे। डिग्रीज में पाई बाय 3 क्या है जी? इट इज 60 डिग्रीज। आप यहां लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3, बल्कि जो पहली ही इक्वेशन है उसमें आप एंगल की जगह पर वैल्यू बदल देंगे। जो आपने लास्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट किया था उसी में एंगल को रिप्लेस कर दें 60 के साथ। अब आ गया 60। एंगल को 60 से रिप्लेस करने के बाद जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा और यहां पर भी हमें मिल रहा है 0। और 0 का मतलब कि ये पाई बाय 3 भी हमारा सॉल्यूशन है। अब हम 5 पाई बाय 3 पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 5 पाई बाय 3। in left hand side of given equation, square root of 3 tangent 5 pi by 3 minus secant 5 pi by 3 minus 1। ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है, सिर्फ हमने एंगल रिप्लेस करना है। 5 पाई बाय 3 का मतलब, पाई बाय 3 का मतलब 60, 65 आर 300, यानी अब हम एंगल 300 डिग्रीज पुट करेंगे। उसी एक्सप्रेशन में मैंने एंगल चेंज कर दिया, अब कर दिया 300। इक्वल प्रेस किया तो हमें आंसर मिल रहा है -6। -6 is not equal to right hand side, so x equal to 5 pi by 3 is extraneous solution।
x इक्वल टू 5π/3 हमारा एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है, ये हमें पता चल गया पुट करने से। अब हमें लिखना है सोल्यूशन सेट, और सोल्यूशन सेट में हम जनरल वैल्यूज ऑफ x यूज करेंगे। पहली हमारी x की वैल्यू है पाई और दूसरी वैल्यू है π/3। इन दोनों को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब इनके अंदर पीरियड ऐड कर देंगे। अब पीरियड किस फंक्शन का ऐड कर रहा है स्टूडेंट्स? यहां पर हमारे पास फंक्शन था कोसाइन, कोसाइन का पीरियड 2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π यानी 2nπ हम ऐड कर देंगे, और यहां पर भी था कोसाइन, यहां पर भी हम 2nπ पाई के अंदर ऐड करेंगे। हेंस सॉल्यूशन सेट। सबसे पहले पाई और इसमें ऐड कर दिया हमने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π यूनियन, देन हमारे पास है π/3 प्लस 2nπ वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स ये मिल गया हमें इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन सेट। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर एक्सरसाइज से पहले है एग्जांपल 5, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। उसमें भी आपको स्क्वायर लेना होगा, और स्क्वायर लेने की वजह से ये चांसेस हैं कि वहां पर भी एक्सट्रेनियस रूट या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन अपीयर हो जाए। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 11। यहां पर हमें गिवन है सीकेंट फंक्शन। सबसे पहले तो दोनों फंक्शंस को एक तरफ ले आए, यानी हम इसे लिख लें सीकेंट ऑफ 3 थीटा माइनस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 0। अब सीकेंट के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, यानी डिफरेंस का फॉर्मूला नहीं है। डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, हमारे पास साइन p माइनस साइन q का फॉर्मूला है, हमारे पास कोसाइन p माइनस कोसाइन q का फॉर्मूला है, या कोसाइन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास सीकेंट के लिए फॉर्मूला नहीं है, सो हम सीकेंट को कोसाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सीकेंट 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कोसाइन 3 थीटा माइनस 1 ओवर कोसाइन थीटा इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें इन डिनोमिनेटर से जान छुड़ाना है। क्या करेंगे? हम एलसीएम लेकर डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, या एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। स्टूडेंट्स जब हम पूरी इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखें कि हम जब भी किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को जिसमें वेरिएबल हो, तो एक्सट्रेनियस रूट्स पैदा हो सकते हैं। सो हमें आखिर पर चेक करना होगा। अगर हम इस तरह से एलसीएम लेकर दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें, तब भी ये जो टर्म है इस वक्त, जिसे हम कहते हैं कि ये राइट साइड पर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर फारिग हो जाएगी, बुनियादी तौर पर क्या होता है कि हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को कोसाइन ऑफ 3 थीटा कोसाइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। असल कंसेप्ट ये है, जब हम कोसाइन ऑफ 3 थीटा कोसाइन ऑफ थीटा को लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पर हमारे पास 0 ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल वाली टर्म से मल्टीप्लाई करने की वजह से एक्सट्रेनियस रूट्स पैदा हो सकते हैं। सो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन आएगी वो होगी कोसाइन ऑफ थीटा माइनस कोसाइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 0, और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ 3 थीटा माइनस कोसाइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। इस तरह लिखने का मकसद, अगर आपने कोसाइन ऑफ p माइनस कोसाइन ऑफ q का फॉर्मूला यूज करना है तो p की वैल्यू बिगर हो गई, जिसकी वजह से p माइनस q में माइनस का मसला पैदा नहीं होगा। यह हमें फायदा है। स्टूडेंट्स दूसरा रास्ता यहां पर यह है कि हम कोसाइन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी यूज कर लें। मैं इसको कोसाइन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व करता हूं। कोसाइन ऑफ 3 थीटा किसके इक्वल है? शाबाश जी, इट इज 4 कोसाइन क्यूब माइनस 3 कोसाइन थीटा। अब ये माइनस कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 कोसाइन क्यूब थीटा माइनस 4 कोसाइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहां से आपको पहले तो कॉमन मिल रहा है
4 कॉमन निकालकर फारिग करवा दें, 0 डिवाइडेड बाय 4 फारिग। उसके बाद कोसाइन क्यूब माइनस कोसाइन कॉमन क्या होगा जी, इट इज कोसाइन थीटा। पहले मैं आपको स्टेप बढ़ाकर समझा देता हूं। 4 आप पहले कॉमन निकाल लें, कोसाइन क्यूब थीटा माइनस कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0, 4 फारिग। फिर कोसाइन थीटा कॉमन निकाल लें तो कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दोनों के अंदर वेरिएबल, इसका मतलब है कि दोनों को आप अलग अलग इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे। हम यहां लिखेंगे कोसाइन थीटा इक्वल टू 0 और कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इनको नाम दे दें कुछ इस तरह से कि इसको नाम दे दें आप 1 का और इसे 2 का। नाउ कंसीडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, कोसाइन कब 0 होता है? शाबाश, हमारा वर्ड क्वाई। कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर एंगल कौन से आते हैं जी? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। यानी यहां पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2। कंसीडर इक्वेशन 2। कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें जी? माइनस 1 दूसरी तरफ, यह आ जाएगा कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसाइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1। अब कोसाइन कब 1 होता है जी? कोसाइन किस एंगल पर 1 होता है? शाबाश जी, इट इज 0। या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल आए, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, कोसाइन 1 होता है। और इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जब भी टर्मिनल आर्म आ जाए तो कोसाइन की वैल्यू -1 होगी। अब पहले है 0 और फिर दूसरा एंगल है पाई। एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल जो होते हैं वो होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई या 0 माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, ये सारे एंगल्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हैं। सो हम यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा आ चुकी हैं, लेकिन हमने एक टर्म से मल्टीप्लाई किया था पूरी इक्वेशन को जिसके अंदर वेरिएबल था। यहां पर स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई किया था कोसाइन ऑफ 3 थीटा कोसाइन ऑफ थीटा से डिनोमिनेटर से जान छुड़ाने के लिए। सो चांसेस हैं कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं इनमें से कोई एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन हो। सो हम चेक करेंगे, चेकिंग फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस। सबसे पहले हमारे पास ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 फॉर थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to set of integers। स्टूडेंट्स, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है थीटा की, इसमें से एक वैल्यू चूज कर लेते हैं और उसके ऊपर टेस्ट कर लेते हैं। n को अगर आप 0 कर दें तो हमारे पास ये 0, ये रह जाएगा पाई बाय 2। पाई बाय 2 के लिए चेक कर लेते हैं। पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन इक्वेशन। अब ये है हमारी गिवन इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इसकी लेफ्ट साइड में हम इसे पुट करते हैं। सीकेंट ऑफ 3 इंटू पाई बाय 2, हमने थीटा की जगह पर पाई बाय 2 पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स 3 पाई बाय 2 डिग्रीज में जरा सोच लें क्या है। 3 पाई बाय 2 इट इज 270 डिग्रीज।
सीकेंट 270 डिग्रीज क्या होता है? चले सीकेंट आपको नहीं समझ आ रहा, आप कोसाइन सोच लें क्या होता है। कोसाइन ऑफ 270 डिग्रीज, जी 270 डिग्रीज आता है नेगेटिव वाई एक्सिस पर। हमने वर्ड याद किया हुआ क्वाय, कोसाइन 0 ऑन वाई एक्सिस, यानी 270 डिग्रीज के लिए कोसाइन 0 होगा। अगर कोसाइन 0 होगा तो कोसाइन का रेसिप्रोकल है सीकेंट। सीकेंट क्या होगा? 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? जी 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। सीकेंट 3π/2 अनडिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड। स्टूडेंट्स यहां पर ही कंक्लूड कर ले, अगर लेफ्ट साइड अनडिफाइंड हो गई है तो बस यहीं पर बात खत्म। राइट साइड को चेक करने की जरूरत ही नहीं, आप राइट साइड को भी चेक कर लें। यहां पर हमारे पास है सिंपल सीकेंट, सीकेंट π/2, कोसाइन π/2 0, सीकेंट π/2 अनडिफाइंड होगा। अब जब अनडिफाइंड हो गई एक साइड, इसका मतलब है कि ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है। अनडिफाइंड इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात। जिस एंगल वैल्यू पर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है किसी इक्वेशन में अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो एंगल वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकती। हम जनरली लिख देते हैं कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के लिए ये इक्वेशन जो है ये अनडिफाइंड हो जाती है। फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, secant 3 theta as well as secant theta is undefined. So theta is equal to 2n plus 1 π/2, where n belongs to set of integers, is extraneous solution. ये तो हो गया एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। अब आप आ जाएं दूसरी वैल्यू पर। स्टूडेंट्स दूसरी वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू n पाई। फॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स यहां से भी एक एंगल जनरेट कर लें, n की वैल्यू यहां पर भी फर्ज कर लें 0। पुट n की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 into pi will be 0. Put theta is equal to 0 in left hand side of given equation. Given equation है हमारे पास this one, secant 3 theta है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, secant 3 into 0. Friends 3 into 0 will be 0. सीकेंट 0 का हमें पता नहीं, कोसाइन 0 होता है 1, 1 का रेसिप्रोकल भी 1, ये आ गया 1। अब राइट साइड भी आप चेक कर ले, पुट थीटा इज इक्वल टू 0 इन राइट हैंड साइड ऑफ गिवन इक्वेशन। राइट साइड है हमारी सिंपल सीकेंट, सीकेंट 0, सीकेंट 0 भी 1, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. It is a solution. Students, ये theta is equal to 0 solution है और ये पैदा हुआ इस जनरल वैल्यू ऑफ थीटा से यानी n पाई से। इसका मतलब है n पाई हमारा जनरल सॉल्यूशन है इस गिवन इक्वेशन के लिए। हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, hence solution set n pi where n belongs to set of integers. स्टूडेंट्स यहां पर मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूं कि अगर आप एक्सरसाइज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी आंसर अगर आप एंड पर देखेंगे, बुक के एंड पर जो आंसर्स दिए होते हैं, अगर आप वहां पर देखेंगे तो वहां पर n π/2 भी साथ गिवन है सॉल्यूशन के तौर पर। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 ये गिवन है बुक के आंसर्स के अंदर। स्टूडेंट्स π/2 के किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल के लिए ये इक्वेशन डिफाइंड ही नहीं है, ना सीकेंट डिफाइंड है, सीकेंट 3 थीटा ना ही सीकेंट थीटा। सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 या हमने यहां पर कंक्लूड किया ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इसके लिए
ये इक्वेशन अनडिफाइंड है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर है 12, वो आप कीजिएगा होमवर्क में, और उसमें भी एक्सट्रेनियस रूट या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन पैदा हो सकता है, उसको भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।